मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सचमुच तुम हो। मीरा की आवाज कांप रही थी। उसके सामने उसके छोटे से कच्चे मकान के दरवाजे पर, जिसकी दीवारें अब जगह जगह से दरक चुकी थीं, वह आदमी खड़ा था जिससे उसने कसम खाई थी कि वह दोबारा कभी नहीं मिलेगी। विक्रम। 15 साल बाद वह एक ऐसा सूट पहने हुए था जिसकी कीमत शायद इस पूरे गांव की सालाना कमाई से भी ज्यादा होगी। उसके जूते दोपहर की तीखी धूप में चमक रहे थे, बिल्कुल उसकी किस्मत की तरह। और मीरा ने एक पुरानी साड़ी पहन रखी थी जिसमें 3 जगह पैबंद लगे थे। उसके पैरों में रबर की घिस चुकी चप्पलें थीं। उन दोनों के बीच 15 साल की खामोशी एक गहरी खाई की तरह थी। मीरा, मैं। विक्रम ने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसकी नजर घर के अंदर गई। एक हिलती हुई चारपाई, 3 नंगे पैर बच्चे जो बड़ी बड़ी आंखों से उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। खाली दीवारें, नमी की महक और चारों तरफ बिखरी हुई गरीबी। वह अपनी आलीशान गाड़ी में 5 घंटे का सफर तय करके इस दूर दराज के गांव में पहुंचा था। उसने हजारों बार मन ही मन अभ्यास किया था कि वह क्या कहेगा, कैसे माफी मांगेगा, लेकिन इस दृश्य के लिए उसे किसी ने तैयार नहीं किया था। गरीबी को किताबों में पढ़ना अलग बात है और उसे अपनी ही पत्नी के चेहरे पर देखना बिल्कुल अलग। तुम यहां क्या कर रहे हो? मीरा ने पूछा। उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन उसकी आंखें एक अलग ही कहानी बयां कर रही थीं। दर्द, गहरा दर्द, ऐसा दर्द जो समय के साथ कम नहीं हुआ बल्कि और गहरा हो गया था। विक्रम एक कदम आगे बढ़ा। मुझे तुमसे बात करनी है, यह बहुत जरूरी है। मीरा कड़वाहट से हंसी। 15 साल बाद, बिना कुछ बताए चले जाने के बाद, मुझे उस वक्त अकेले छोड़ने के बाद जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और अब तुम्हें बात करनी है? बच्चे अपनी मां के पीछे छिप गए। सबसे छोटा, जो मुश्किल से 5 साल का होगा, उसने मीरा की साई का पल्लू कसकर पकड़ रखा था। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। विक्रम ने सफाई देने की कोशिश की। तो फिर बताओ कैसा है? मीरा ने अपने हाथ बांध लिए। बताओ, ऐसा क्या जरूरी काम आ गया जो तुम्हें इतने सालों बाद यहां खींच लाया? अब क्यों आए हो जब मैंने तुम्हारे बिना जीना सीख लिया है? जब मुझे तुम्हारे झूठे वादों की अब कोई जरूरत नहीं रही? विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और एक लिफाफा निकाला। एक ऐसा लिफाफा जो सब कुछ बदलने वाला था। मैं तुम्हें यह देने आया हूं, उसने कहा, और तुम्हें सच बताने आया हूं। सच। यह शब्द उन दोनों के बीच हवा में किसी भूत की तरह तैर गया, क्योंकि सच में इतनी ताकत होती है कि वह या तो सब कुछ खत्म कर सकता है या फिर राख से सब कुछ नया बना सकता है। मीरा ने उस लिफाफे को देखा, लेकिन उसे हाथ नहीं लगाया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी पसलियों में दर्द महसूस हो रहा था। उसे नहीं पता था कि उस लिफाफे में क्या है, और न ही उसे यह अंदाजा था कि अब जो बातचीत शुरू होगी वह उन रहस्यों को खोल देगी जिन्हें उसने 15 सालों से अपने सीने में दफन कर रखा था। मीरा ने लिफाफा नहीं लिया। वह बस दरवाजे से हट गई और सूखे इशारे से अंदर की तरफ संकेत किया। अंदर आ जाओ, लेकिन अपने जूते बाहर उतार देना। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा फर्श गंदा करो। विक्रम ने उसकी बात मानी। उसने अपने महंगे चमड़े के जूते उतारे और उन्हें दरवाजे पर ही छोड़ दिया। सीमेंट का फर्श उसके मोज़ों के नीचे ठंडा महसूस हुआ। उसने गौर किया कि घर भले ही कच्चा था, लेकिन फर्श एकदम साफ था। 3 बच्चे उसे लगातार घूर रहे थे। सबसे बड़ी, एक लड़की जो लगभग 12 साल की होगी, जिसकी चोटियां ऊपर नीचे थीं, वह उसे अविश्वास और गुस्से से देख रही थी। बीच वाला, एक 8 साल का लड़का जिसकी कमीज 2 साइज बड़ी थी, अपनी दीदी के पीछे छिपा हुआ था। और सबसे छोटा, अपनी मां के पैरों से चिपका हुआ अपना अंगूठा चूस रहा था। रिया, अपने भाइयों को लेकर बाहर जाओ, मीरा ने धीरे से आदेश दिया। लेकिन मां, अभी मेरी जान। लड़की ने सिर हिलाया, अपने भाइयों का हाथ पकड़ा और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। जाने से पहले उसने विक्रम पर एक आखिरी नजर डाली, एक ऐसी नजर जो कह रही थी, अगर तुमने मेरी मां को दुख पहुंचाया तो तुम्हें मुझसे निपटना होगा। विक्रम को अपने सीने में एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। उस लड़की की आंखों में वही आग थी जो कभी मीरा की आंखों में हुआ करती थी, वही स्वाभिमान, वही तेवर। बैठो, मीरा ने एक पुरानी चरमराती हुई लकड़ी की कुर्सी की ओर इशारा किया। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा यह महंगा सूट इस कुर्सी पर सुरक्षित रहेगा या नहीं। विक्रम बिना कुछ कहे बैठ गया। मेज पर 4 थालियां सजी थीं, जिनमें बहुत थोड़ी सी दाल और रोटियां रखी थीं।
यह उनका रात का खाना था। क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? विक्रम ने पूछा। हालांकि वह जवाब जानता था। मीरा उसके सामने जमीन पर बिछी चटाई पर बैठ गई। उसने कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया। नहीं, मैंने इन्हें सड़क पर पाया और सोचा कि चलो इन्हें इकट्ठा कर लूं। उसने व्यंग्य किया। विक्रम, तुम क्या उम्मीद करते थे कि मैं तुम्हारे इंतजार में मूर्ति बन जाऊंगी? जीवन चलता रहता है, मैं भी आगे बढ़ गई। इनका पिता कौन है? यह सवाल विक्रम के मुंह से उससे ज्यादा जोर से निकल गया जितना उसने सोचा था। मीरा ने उसे देखा। उसकी आंखों में आधा दर्द था और आधा गुस्सा। यह तुम्हारा मतलब नहीं है? अब नहीं। एक समय था जब हमारे बीच कोई पर्दा नहीं था, कोई रहस्य नहीं था। याद है जब हम जवान थे, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे लेकिन सपने बहुत थे, जब हम एक ही थाली में खाना खाते थे? विक्रम को याद था। कैसे भूल सकता था? वह उन यादों के सहारे ही तो इतने साल जिया था। जब वह शहर में अपनी बड़ी बड़ी इमारतों के नक्शे बनाता था तो उसके दिमाग के किसी कोने में हमेशा मीरा का चेहरा होता था। हमारी शादी कितनी सादगी से हुई थी, मीरा ने याद दिलाया, जैसे वह किसी जख्म को कुरेद रही हो। पूरे गांव में सिर्फ 20 लोग आए थे। मैंने पड़ोस की चाची से शादी का जोड़ा उधार लिया था, लेकिन हम खुश थे विक्रम, या कम से कम मुझे लगता था कि हम खुश हैं, जब तक कि वह प्रस्ताव नहीं आया। वह प्रस्ताव जिसने सब कुछ बदल दिया था। शहर के एक बड़े सेठ ने विक्रम की प्रतिभा को पहचाना था और उसे एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए शहर बुलाया था। शर्त यह थी कि उसे तुरंत जाना होगा और दिन रात काम करना होगा। मैं 2 साल में वापस आ जाऊंगा, विक्रम ने वादा किया था। ज्यादा से ज्यादा 3 साल। मैं हम दोनों का भविष्य बनाने जा रहा हूं। मीरा रोई थी। उसने उसके पैरों में गिरकर विनती की थी कि वह उसे छोड़कर न जाए, लेकिन विक्रम की आंखों पर महत्वाकांक्षा की पट्टी बंधी थी। वह जवान था और उसे लगता था कि पैसा ही सारी खुशियों की चाबी है। मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा, उसने कहा था। मैं कसम खाता हूं, लेकिन वह कभी नहीं आया। मैं जानता हूं कि मुझे यहां होने का कोई हक नहीं है, विक्रम ने अब धीमी आवाज में कहा। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें निराश किया है। मैंने अपने सारे वादे तोड़ दिए। सारे? मीरा हंसी, लेकिन उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी। नहीं विक्रम, तुमने सिर्फ वादे नहीं तोड़े, तुमने मुझे तोड़ दिया। तुमने मुझे उस वक्त अकेला छोड़ दिया जब मेरा पूरा अस्तित्व बिखर रहा था। वह रुकी। उसने थूक निगला। उसकी आंखें नम हो रही थीं, लेकिन उसने कसम खाई थी कि वह रोएगी नहीं, कम से कम इस आदमी के सामने तो बिल्कुल नहीं। कब? क्या मतलब? विक्रम ने पूछा। कुछ नहीं, भूल जाओ। तुम यहां क्यों आए हो विक्रम? 15 साल बाद एक लिफाफा लेकर और माफ करना जैसे शब्द लेकर। तुम्हें लगता है कि यह काफी है? विक्रम भी खड़ा हो गया। उसने वह लिफाफा मेज पर रख दिया। मैं माफी मांगने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें वह देने आया हूं जो हमेशा से तुम्हारा था। मीरा ने उस लिफाफे को ऐसे देखा जैसे वह कोई जहरीला सांप हो। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। यह कोई भीख नहीं है। यह भीख नहीं है मीरा, यह तुम्हारा अधिकार है। इसे खोलो। नहीं। उसकी चीख खाली दीवारों से टकराकर गूंज उठी। बाहर बच्चों का खेलना बंद हो गया। सन्नाटा छा गया। मीरा ने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। अपनी तरफ देखो, विक्रम ने नरमी से कहा। इस घर को देखो, बिना जूतों के घूमते उन बच्चों को देखो, उस खाने को देखो जो शायद उनका पेट भरने के लिए भी काफी नहीं है। क्या तुम उनके लिए भी यह नहीं लोगी? यह सब मेरा है, मीरा ने गर्व से कहा। मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है, अपनी मेहनत से, अपनी इज्जत बेचकर नहीं। मैंने दूसरों के घरों में बर्तन मांजे हैं, खेतों में मजदूरी की है, ताकि मेरे बच्चे भूखे न सोएं। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। यही वह स्वाभिमान था जिससे विक्रम को प्यार हुआ था। वही जिद, वही आग। मैं जानता हूं, विक्रम ने कहा। मैं हमेशा तुम्हारी इसी हिम्मत का कायल था। कायल? मीरा की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। मुझे तुम्हारी तारीफ नहीं चाहिए थी विक्रम, मुझे तुम चाहिए थे। जब मैंने उसे खोया, जब हमारा, उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उसने बहुत ज्यादा बोल दिया था। विक्रम एक कदम करीब आया। तुमने क्या खोया? मीरा, बताओ मुझे, हमारा क्या? मीरा ने अपना सिर हिलाया जैसे वह उन यादों को झटकने की कोशिश कर रही हो। मीरा, प्लीज बताओ मुझे, हमारा बच्चा। शब्द एक टूटी हुई फुसफुसाहट की तरह बाहर निकले। मैंने हमारे बच्चे को खो दिया विक्रम, तुम्हारे जाने के ठीक 2 महीने बाद। विक्रम की दुनिया जैसे वहीं रुक गई। बाहर चिड़ियों की चहचहाहट
दूर से आती हुई ट्रैक्टर की आवाज, सब कुछ गायब हो गया। सिर्फ एक सन्नाटा बचा था और यह भयानक सच, तुम गर्भवती थी। विक्रम का गला सूख गया। 3 महीने, मीरा ने कहा। मैं तुम्हें उसी दिन बताने वाली थी जिस दिन तुम जा रहे थे। मैंने सब सोचा था, मैं तुम्हें रोकती, बताती कि तुम पिता बनने वाले हो, लेकिन तुम अपने उस सुनहरे मौके को लेकर इतने उत्साहित थे। तुम्हारी आंखों में वह चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं उस चमक को बुझाना नहीं चाहती थी। मैंने सोचा अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम रुक जाओगे, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा उस शहर में रहेगा। तुम हमेशा मुझे दोष दोगे कि मैंने तुम्हें रोक लिया। विक्रम कुर्सी पर ढा गया। उसके हाथ कांप रहे थे। मुझे नहीं पता था, कसम से मीरा, मुझे नहीं पता था। बेशक तुम्हें नहीं पता था, मीरा ने ताना मारा, क्योंकि तुमने कभी मुड़कर नहीं देखा। तुमने कभी एक चिट्ठी नहीं लिखी, कभी एक बार फोन करने की कोशिश नहीं की। तुम ऐसे गायब हो गए जैसे हम कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। लिफाफा अभी भी मेज पर पड़ा था, एक सफेद कागज का टुकड़ा जिसके अंदर करोड़ों का राज छिपा था, लेकिन उस पल वह सारी दौलत विक्रम को मिट्टी के समान लग रही थी। उसे खोलो, विक्रम ने फटी हुई आवाज में कहा, प्लीज। उसके बाद अगर तुम चाहोगी कि मैं चला जाऊं तो मैं चला जाऊंगा और फिर कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मीरा ने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया। उसने उसे खोला। अंदर दस्तावेज थे, बैंक के कागज, जमीन के कागज। उसने उन्हें एक एक करके मेज पर फैलाया। पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। पहले उलझन, फिर अविश्वास और अंत में एक गहरा सदमा। यह क्या है? उसने पूछा। बैंक डिपॉजिट सर्टिफिकेट, विक्रम ने जवाब दिया। तुम्हारे नाम पर इसमें लिखा है। इसमें करोड़ों रुपये लिखे हैं। हाँ, तुम पागल हो गए हो क्या? मीरा ने कागजों को मेज पर पटक दिया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खरीद सकते हो? 15 साल की गैर मौजूदगी की कीमत लगा रहे हो? यह कीमत नहीं है मीरा, यह तुम्हारा हिस्सा है। कैसा हिस्सा? विक्रम खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया। बाहर बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। रिया अपने भाइयों को एक पुराने टायर से बने झूले पर झुला रही थी। जब मैं गया था, विक्रम ने शुरू किया, याद है? जाने से पहले हमने कुछ कागजों पर दस्तखत किए थे। मीरा ने याद करने की कोशिश की। हाँ, तुमने कहा था कि वह शहर जाने के लिए कोई जरूरी फॉर्म है। वह सिर्फ फॉर्म नहीं थे, वह एक पार्टनरशिप डीड थी। जिस सेठ ने मुझे काम दिया था वह बहुत ही उसूलों वाला आदमी था। उसने कहा था कि अगर मैं शादीशुदा हूं तो मेरी पत्नी का मेरे हर काम में, मेरी हर कमाई में बराबर का हक होगा। उसने वह कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था कि मैं जो कुछ भी कमाऊंगा उसका 50% सीधा तुम्हारे नाम पर जाएगा। सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि सूखी पत्तियों के उड़ने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तुम कह रहे हो कि पिछले 15 सालों में तुमने जितनी भी इमारतें बनाई, जो भी कारोबार खड़ा किया, उसका आधा हिस्सा कानूनी तौर पर मेरा था? हाँ, हर एक रुपये का आधा। मीरा धम्म से जमीन पर बैठ गई। उसके पैरों में जान नहीं बची थी। तो फिर मैं ऐसे क्यों जी रही हूं? उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। मेरे बच्चे भूखे क्यों सोए? मेरे पास इलाज के पैसे क्यों नहीं थे जब मैं बीमार थी? क्यों? क्योंकि तुमने कभी अपना हक नहीं मांगा। और मैं, विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं एक कायर था। समझाओ, मुझे अभी समझाओ, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव को इकट्ठा कर लूंगी। पहले साल जब काम शुरू हुआ, पैसा आना शुरू हुआ, मैंने सोचा कि मैं वापस आऊंगा, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। लेकिन काम का दबाव बढ़ता गया। शहर की चकाचौंध ने मुझे घेर लिया। मैंने खुद से कहा, बस एक प्रोजेक्ट और, फिर मैं मीरा के पास जाऊंगा। 1 महीना 6 महीने में बदल गया, 6 महीने 1 साल में। और फिर मुझे डर लगने लगा। मुझे डर था कि तुम मुझसे सवाल पूछोगी। मुझे डर था कि तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगी और इसीलिए तुमने मुझे भूल जाना बेहतर समझा। नहीं, मैंने कोशिश की थी। 3 साल बाद मैं वापस आया था। मैं इसी गांव में आया था। मीरा का शरीर अकड़ गया। तुम आए थे? हाँ, लेकिन तुम्हारे घर पर ताला लगा था। मैंने पड़ोसियों से पूछा। मैंने तुम्हारी मौसी के घर का पता लगाया। मैं वहां गया और उन्होंने मुझे जो बताया, उसके बाद मेरे पास वापस आने की हिम्मत नहीं बची। मेरी मौसी? मीरा ने हैरान होकर पूछा। मेरी मौसी कमला? हाँ, वही जो गांव के दूसरे छोर पर रहती थी। विक्रम, मीरा की आवाज में एक अजीब सा डर था। मौसी कमला तो हमारे शादी के 2 साल पहले ही गुजर गई थी। तुम किससे मिले थे? विक्रम ने उसे घूर कर देखा। क्या बात कर रही हो? मैं एक बूढ़ी औरत से मिला था।
उन्होंने कहा कि वह तुम्हारी मौसी हैं। उन्होंने मुझे बताया कि तुम किसी और के साथ भाग गई हो। उन्होंने कहा कि तुम बहुत खुश हो और तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं तो तुम्हें परेशान करना छोड़ दूं। और तुमने मान लिया? मीरा चिल्लाई। तुमने उनकी बात मान ली और चले गए? मेरे पास न मानने की क्या वजह थी? मैं 3 साल बाद आया था। मुझे लगा कि तुमने अपनी जिंदगी शुरू कर ली है। मेरा दिल टूट गया था मीरा। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। मीरा उठी और कोने में रखे एक पुराने संदूक की तरफ गई। उसने उसे खोला और एक पुरानी पीली पड़ चुकी तस्वीर निकाली। उसने वह तस्वीर विक्रम के सामने कर दी। क्या वह औरत यह थी? मीरा ने कांपती उंगली से तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा किया। विक्रम ने तस्वीर को ध्यान से देखा। चेहरा थोड़ा जवान था, लेकिन आंखें वही थीं। वह धूर्तता, वह कठोरता। हां, उसने कहा, यही थी। थोड़ा बूढ़ी हो गई थी, लेकिन यही थी। यह कौन है? यह मेरी मौसी नहीं है, मीरा ने धीरे से कहा, जैसे उसे इस सच को स्वीकार करने में तकलीफ हो रही हो। यह सुमित्रा देवी है, गांव के प्रधान की पत्नी। विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रधान की पत्नी? वह मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? उसे हमसे क्या दुश्मनी थी? मीरा वापस जमीन पर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई, क्योंकि जब तुम चले गए थे और जब मैं अकेली थी, प्रधान का बेटा रंजीत मुझ पर बुरी नजर रखता था। वह मुझसे शादी करना चाहता था। सुमित्रा देवी को यह पता था। वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा एक छोड़ी हुई औरत से शादी करे। इसलिए जब तुम आए होगे, उसने तुम्हें भगा दिया होगा, ताकि मैं हमेशा के लिए बेसहारा रहूं और अंत में उसके बेटे के आगे झुक जाऊं। विक्रम का खून खौल उठा। 15 साल की दूरी सिर्फ एक झूठ की वजह से, एक औरत के षड्यंत्र की वजह से। लेकिन मैंने रंजीत से शादी नहीं की। मीरा ने गर्व से सिर उठाया। मैंने भूख बर्दाश्त की, लेकिन मैंने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया। उसने मुझे डराया, धमकाया, मेरा पानी बंद करवाया, लेकिन मैं नहीं टूटी। विक्रम अब समझ पा रहा था कि मीरा के चेहरे पर वह कठोरता कहां से आई है। यह समय की मार नहीं थी, यह एक जंग के निशान थे जो वह हर दिन लड़ रही थी। मुझे माफ कर दो, विक्रम ने कहा, और इस बार वह सचमुच अपने दिल की गहराइयों से कह रहा था। वह घुटनों के बल बैठ गया मीरा के सामने। मुझे माफ कर दो कि मैंने उस झूठ पर भरोसा किया। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारी तलाश जारी नहीं रखी। मीरा ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे अभी बहे नहीं थे। माफी से मेरे 15 साल वापस नहीं आएंगे विक्रम। मेरे बच्चे बिना बाप के बड़े हुए, वह समय वापस नहीं आएगा। मैं जानता हूं, लेकिन मैं अब आ गया हूं। मेरे पास पैसा है, ताकत है। मैं उन बच्चों को वह सब दे सकता हूं जिसके वे हकदार हैं। मैं इस गांव को बदल सकता हूं। मैं उस प्रधान को उसकी औकात दिखा सकता हूं। बच्चे? मीरा ने एक गहरी सांस ली। विक्रम, तुम्हें कुछ और भी जानना जरूरी है। क्या? तुमने पूछा था कि ये बच्चे किसके हैं। हां, और तुमने कहा कि तुमने उन्हें सड़क पर पाया। वह झूठ था। मीरा ने खिड़की की तरफ देखा, जहां रिया अब भी अपने भाइयों की रक्षा कर रही थी। रिया सड़क पर नहीं मिली थी। विक्रम का दिल एक धड़कन चूक गया। तो जब तुम गए थे, मैंने कहा था कि मैंने हमारा बच्चा खो दिया। वह सच था, मेरा गर्भपात हो गया था। लेकिन मीरा रुकी। उसे शब्द खोजने में मुश्किल हो रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि शायद जुड़वा बच्चे थे। एक नहीं बच पाया, लेकिन दूसरा। विक्रम की सांसें अटक गईं। उसने खिड़की के बाहर उस 12 साल की लड़की को देखा। उसकी आंखें, उसकी नाक, उसका गुस्सा, सब कुछ कितना जाना पहचाना था। दूसरा बच्चा बच गया था। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, रिया तुम्हारी बेटी है विक्रम। रिया नाम हवा में गूंज रहा था। विक्रम की नजर खिड़की के बाहर खेल रही उस लड़की पर जमी थी। 12 साल का वह समय जिसे वह कभी वापस नहीं ला सकता था। उसने देखा कि रिया कैसे अपने छोटे भाई को झूला झुला रही थी। उसके चेहरे पर एक जिम्मेदारी का भाव था जो उसकी उम्र से कहीं बड़ा था। वह मेरी बेटी है? विक्रम ने फिर से पूछा, जैसे उसे अपनी ही भाषा समझने में दिक्कत हो रही हो। मीरा ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछीं। वह कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। हाँ, वह तुम्हारा खून है विक्रम, और दुर्भाग्य से उसमें तुम्हारी ही जिद्द भी है। विक्रम का मन हुआ कि वह दौड़कर बाहर जाए और रिया को गले लगा ले, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। किस मुंह से, किस अधिकार से? एक पिता होने के नाते। वह पिता तो 15 साल पहले मर चुका था, जब उसने उस हवाई जहाज में कदम रखा था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं?
विक्रम की आवाज में एक टूटन थी। अगर मुझे पता होता कि मेरा एक बच्चा है तो मैं दुनिया पलट देता, मैं सब कुछ छोड़ देता। मीरा की हंसी में कड़वाहट थी। यही तो बात है विक्रम, तुम्हें रोकने के लिए मुझे बच्चे का सहारा लेना पड़ता। क्या मेरा प्यार काफी नहीं था? और रही बात बताने की, जब तुम चले गए तो मैंने कसम खाई थी कि मेरा बच्चा कभी तुम्हारे साए में नहीं पलेगा। मैं नहीं चाहती थी कि वह एक ऐसे आदमी को पिता कहे जिसने उसकी मां को जिंदा लाश बना दिया था। तभी पीछे का दरवाजा खुला। रिया अंदर आई। उसके हाथ मिट्टी से सने थे और माथे पर पसीना था। उसने माहौल को तुरंत भांप लिया। उसने देखा कि उसकी मां की आंखें लाल हैं और वह अमीर अजनबी अजीब तरह से उसे घूर रहा है। रिया सीधे अपनी मां और विक्रम के बीच में आकर खड़ी हो गई, एक ढाल की तरह। मां, क्या इसने कुछ कहा? रिया ने पूछा। उसकी आवाज में एक शेरनी के बच्चे जैसी दहाड़ थी। अगर यह तुम्हें परेशान कर रहा है तो मैं अभी गांव वालों को बुला लाऊंगी। विक्रम ने अपने सीने में एक अजीब सा दर्द महसूस किया। यह नफरत उसकी अपनी बेटी की आंखों में थी। नहीं रिया, मीरा ने जल्दी से कहा, अपनी आवाज को सामान्य करने की कोशिश करते हुए। हम बस बात कर रहे हैं, तुम जाओ, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूं। मैं नहीं जाऊंगी। रिया अड़ गई। उसने विक्रम की आंखों में सीधे देखा। आप कौन हैं और आप मेरी मां को क्यों रुला रहे हैं? विक्रम घुटनों के बल बैठ गया ताकि वह रिया के कद के बराबर आ सके। वह अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहता था, उसके सिर पर रखना चाहता था, लेकिन रिया एक कदम पीछे हट गई। मेरा नाम विक्रम है, उसने बहुत धीरे से कहा। मैं तुम्हारी मां का एक पुराना दोस्त हूं। पुराना दोस्त? रिया ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मां के दोस्तों को मैं जानती हूं, कमला काकी, सुरेश चाचा। मैंने आपको कभी नहीं देखा। मैं बहुत दूर चला गया था, विक्रम ने कहा। बहुत साल पहले? तो वहीं रहना चाहिए था, रिया ने तीखा जवाब दिया। वापस क्यों आए? मीरा ने डांटा। रिया, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, ये हमारे मेहमान हैं। मेहमान भगवान होते हैं, यह मुझे पता है मां, रिया ने कहा। लेकिन उसकी नजर विक्रम से नहीं हटी। लेकिन भगवान अपनी महंगी गाड़ी से धूल उड़ाते हुए गरीबों का मजाक उड़ाने नहीं आते। विक्रम स्तब्ध रह गया। 12 साल की बच्ची में इतनी समझ, इतनी कड़वाहट। जाओ रिया, मीरा ने अब सख्ती से कहा। अपने भाइयों को भी बुला लो, अंधेरा हो रहा है। रिया अनमन्य ढंग से वहां से हटी, लेकिन जाते जाते उसने विक्रम को चेतावनी भरी नजरों से देखा, जैसे कह रही हो, मैं आप पर नजर रख रही हूं। रात गिर रही थी। मीरा ने तेल का दिया जलाया। बिजली नहीं थी। उस टिमटिमाते दिए की रोशनी में घर और भी गरीब लेकिन और भी पवित्र लग रहा था। मीरा ने जमीन पर एक चटाई बिछाई, लेकिन की एक सामने समय। बैठो, उसने विक्रम से कहा। जो बना है वही खाना पड़ेगा। मुझे भूख नहीं है, विक्रम ने कहा। उसका पेट मरोड़ रहा था। बैठो। मीरा का स्वर आदेशात्मक था। अगर तुम इस घर में हो तो तुम बिना खाए नहीं जाओगे। यह मेरा घर है और यहां कोई भूखा नहीं सोता, चाहे वह दोस्त हो या दुश्मन। विक्रम चुपचाप जमीन पर बैठ गया। उसका महंगा सूट, जिसे उसने पेरिस से खरीदा था, अब गोबर से पुते फर्श पर था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। बच्चे भी आ गए। आर्यन और रोहन, जो रिया से छोटे थे, वे सहमे हुए से विक्रम से दूर बैठ गए। रिया ने सबसे छोटे रोहन को अपनी गोद में बिठाया और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। मीरा ने विक्रम की थाली में 2 रोटियां और थोड़ी सी दाल परोसी, साथ में एक प्याज का टुकड़ा और हरी मिर्च। विक्रम ने अपनी थाली को देखा। 15 सालों में उसने दुनिया के सबसे बेहतरीन होटलों में खाना खाया था, लेकिन आज यह सूखी रोटी उसे दुनिया का सबसे भारी भोजन लग रही थी। उसने एक निवाला तोड़ा। बच्चे जल्दी जल्दी खा रहे थे, जैसे उन्हें डर हो कि खाना खत्म हो जाएगा। धीरे खाओ, मीरा ने बच्चों को टोका। खाना कहीं भागा नहीं जा रहा। विक्रम ने देखा कि रिया अपनी रोटी का आधा हिस्सा चुपके से रोहन की थाली में रख रही है। एक ऐसा त्याग जो उसने शायद अपनी मां से सीखा था। विक्रम के गले में निवाला अटक गया। उसने पानी का गिलास उठाया। पानी में मिट्टी की हल्की महक थी। मटके का पानी, ये दोनों। विक्रम ने आखिरकार हिम्मत जुटाई, आर्यन और रोहन की तरफ इशारा करते हुए। ये किसके हैं? मीरा ने खाना परोसना बंद कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ बच्चों के चबाने की आवाज आ रही थी। मैंने कहा ना, मीरा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। मैंने इन्हें पाला है। मीरा, झूठ मत बोलो, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा, ताकि बच्चे न सुने। इनकी शक्ल, इनकी आंखें।
यह कोई संयोग नहीं हो सकता। सच बताओ, इनका पिता कौन है? मीरा ने थाली जोर से नीचे रखी। सूरज, उसने कहा, एक नाम जो विक्रम ने कभी नहीं सुना था। सूरज? हाँ सूरज। मीरा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, शायद आंसू, शायद गर्व। वह आदमी जिसने मुझे तब सहारा दिया जब तुम भाग गए थे, वह आदमी जिसने मुझसे यह नहीं पूछा कि मेरे पेट में किसका बच्चा है, उसने बस मेरा हाथ थामा। विक्रम ने महसूस किया जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। जलन, एक भयानक जलन। उसे लगा था कि मीरा उसके लिए तड़प रही होगी, लेकिन यहां किसी और ने उसकी जगह ले ली थी। कहां है वह? विक्रम ने पूछा, अपनी मुट्ठियां भींचते हुए। कहां है वह सूरज? मैं उससे मिलना चाहता हूं। मीरा ने एक लंबी सांस ली। वह मर गया विक्रम। 4 साल पहले एक निर्माण स्थल पर दुर्घटना में। वह एक मजदूर था, तुम्हारे जैसा बड़ा साहब नहीं था। उसके पास सूट नहीं था, गाड़ी नहीं थी, लेकिन उसके पास दिल था। उसने रिया को अपनी बेटी की तरह अपनाया। रिया उसे ही पापा कहती थी। पापा, यह शब्द विक्रम के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ा। उसकी बेटी किसी और को पापा कहती थी। और ये दोनों लड़के? विक्रम ने पूछा, क्या ये सूरज के बच्चे हैं? मीरा ने उसे घूर कर देखा। हां, ये मेरे और सूरज के बच्चे हैं। विक्रम को लगा कि उसे अभी उल्टी हो जाएगी। उसे वहां से भाग जाने का मन हुआ। यह सब सुनना, यह जानना कि जिस औरत को वह अपनी मानता था, उसने किसी और के साथ घर बसा लिया था, बच्चे पैदा कर लिए थे, लेकिन वह जानता था कि उसे यह सब सुनने का कोई हक नहीं है। यह उसकी गलती थी, सिर्फ उसकी। मुझे अफसोस है, विक्रम ने कहा, उसकी मौत के लिए। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए, मीरा ने फिर दोहराया। सूरज एक अच्छा आदमी था। उसने हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया। जब वह मरा तो ठेकेदार ने हमें 1 पैसा भी नहीं दिया, लेकिन सूरज ने हमें स्वाभिमान से जीना सिखाया। खाना खत्म हुआ। रिया ने बर्तन उठाए और बाहर नल पर धोने चली गई। मीरा बच्चों को सुलाने के लिए दूसरे कमरे में ले गई। विक्रम वहीं बैठा रहा, टिमटिमाते दिए को देखता रहा। कुछ देर बाद मीरा वापस आई। वो थकी हुई लग रही थी। तुम्हें अब जाना चाहिए, मीरा ने कहा। रात हो गई है, लोग बातें बनाएंगे। अगर एक अनजान आदमी इतनी रात गए एक विधवा के घर में बैठा रहेगा। विक्रम खड़ा हुआ। उसने फिर से वह लिफाफा उठाया जो अभी भी मेज पर पड़ा था। मीरा, मैं जा रहा हूं, उसने कहा, लेकिन मैं यह लिफाफा यहीं छोड़ रहा हूं। इसमें जो पैसा है वह सूरज के लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, वह रिया के लिए है और तुम्हारे बाकी बच्चों के लिए भी, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके भविष्य के लिए। मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए, मीरा चिल्लाई। यह तुम्हारी जिद है मीरा। विक्रम भी पहली बार चिल्लाया। अपनी जिद में बच्चों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? रिया को देखो, वह 12 साल की है और घर चला रही है। क्या तुम चाहती हो कि वह भी तुम्हारी तरह पूरी जिंदगी गरीबी में घिसटती रहे? क्या तुम नहीं चाहती कि वह स्कूल जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने? मीरा चुप हो गई। विक्रम ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। एक मां अपने लिए सब कुछ सह सकती है, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए वह कमजोर पड़ जाती है। रिया के दिल में छेद है, मीरा ने बहुत धीरे से कहा। आवाज इतनी धीमी थी कि विक्रम को लगा कि उसने गलत सुना। क्या? मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। वह जमीन पर गिर गई। उसका सारा स्वाभिमान, सारी कठोरता एक पल में पिघल गई। मेरी बच्ची बीमार है विक्रम। डॉक्टर ने कहा है कि उसका ऑपरेशन करना होगा। उसमें 5 लाख रुपये लगेंगे। 5 लाख। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ 5,000 भी नहीं देखे। मैं उसे खो रही हूं विक्रम, मैं अपनी बच्ची को खो रही हूं। विक्रम सन्न रह गया। वह दौड़ा और मीरा को कंधों से पकड़कर उठाया। क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों? कैसे बताती? तुम कहां थे? और अब डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। विक्रम ने मीरा का चेहरा अपने हाथों में लिया। मेरी तरफ देखो मीरा, मेरी तरफ देखो। रिया को कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मेरे पास पैसा है। मैं दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर को लाऊंगा। मैं उसे अमेरिका ले जाऊंगा, लंदन ले जाऊंगा। उसे कुछ नहीं होगा। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। 15 साल में पहली बार उसने विक्रम की आंखों में वही पुराना प्यार, वही पुरानी तड़प देखी। क्या तुम सच कह रहे हो? मीरा ने पूछा, एक डूबते हुए इंसान की तरह तिनके का सहारा लेते हुए। मैं अपनी जान की कसम खाता हूं, विक्रम ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मीरा पीछे हटी। शर्त? अब तुम सौदा करोगे? सौदा नहीं, विक्रम ने कहा। विनती, मुझे उससे मिलने दो,
मुझे उसे जानने दो। मुझे उसे यह साबित करने का मौका दो कि मैं सिर्फ एक पुराना दोस्त नहीं हूं। मुझे उसके पिता बनने का एक मौका दो। मीरा ने उस कमरे की तरफ देखा जहां रिया सो रही थी। वह जानती थी कि रिया विक्रम से नफरत करती है। वह जानती थी कि सच रिया को तोड़ देगा, लेकिन वह यह भी जानती थी कि विक्रम का पैसा ही रिया की जान बचा सकता है। उसे सच मत बताना, मीरा ने कहा। अभी नहीं, वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसे बस यह जानने दो कि तुम एक मददगार हो, एक दोस्त हो। मंजूर है, विक्रम ने कहा। हालांकि उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं था। वह चिल्लाकर दुनिया को बताना चाहता था कि रिया उसकी बेटी है। कल सुबह, मीरा ने कहा, कल हम शहर के अस्पताल जाएंगे, तुम आ सकते हो। विक्रम ने सिर हिलाया। मैं सुबह गाड़ी लेकर आऊंगा। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, अपने जूते पहने। जब वह बाहर निकला तो उसने देखा कि रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन विक्रम का मन भारी था। उसे पता था कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है, रिया की जान बचाने की लड़ाई और उसका दिल जीतने की लड़ाई। जैसे ही वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, अंधेरे में से एक आवाज आई, रुको। विक्रम चौंक गया। उसने मुड़कर देखा। पड़ोसी के घर के छाया में एक औरत खड़ी थी। साड़ी का पल्लू सिर पर था, लेकिन उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। तुम? विक्रम ने पहचाना। तुम सूरज की बहन हो? देवी? औरत आगे आई। उसके चेहरे पर नफरत थी। हां, और मैंने सब सुन लिया। विक्रम सतर्क हो गया। तो तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? मैं जानती हूं कि तुम वह कायर हो जो भाग गया था, देवी ने थूकते हुए कहा। और मैं यह भी जानती हूं कि तुम सोचते हो कि तुम अपने पैसों से सब ठीक कर दोगे। मैं अपनी बेटी को बचाने आया हूं। बेटी? देवी हंसी। रिया सूरज भैया को पिता मानती है। अगर तुमने उसे सच बताकर उसके दिल से सूरज भैया की याद मिटाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं किसी की याद नहीं मिटाना चाहता। देखते हैं, देवी ने चेतावनी दी। लेकिन एक बात सुन लो, अमीर आदमी, इस गांव में राज ज्यादा दिन तक राज नहीं रहते। और जिस दिन रिया को पता चलेगा कि तुम ही वह आदमी हो जिसकी वजह से उसकी मां ने इतनी रातें रोकर गुजारी हैं, वह तुमसे पैसे तो क्या, तुम्हारी जान भी नहीं लेगी। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। वह अपनी गाड़ी में बैठा और इंजन चालू किया। जब वह गांव से बाहर निकल रहा था, उसने पीछे मुड़कर मीरा के घर को देखा। एक छोटा सा दिया अभी भी जल रहा था। उसने खुद से वादा किया, मैं सब ठीक कर दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी पूरी दौलत लुटानी पड़े या अपनी पूरी जिंदगी गिरवी रखनी पड़े। लेकिन विक्रम को यह नहीं पता था कि भाग्य ने उसके लिए एक और क्रूर मजाक सोच रखा है। वह रहस्य जो मीरा ने अभी भी उससे छुपाया था कि आर्यन और रोहन वे सूरज के बच्चे नहीं थे। वे भी। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि गांव में धूल का एक गुबार उठा। विक्रम की काले रंग की लंबी गाड़ी मीरा के कच्चे घर के सामने आकर रुकी। गांव वाले, जो आमतौर पर इस समय अपने खेतों की ओर जा रहे होते थे, रुक गए। औरतें अपने घूंघट की ओट से झांकने लगीं। फुसफुसाहट शुरू हो गई। वही आदमी है, एक बुजुर्ग ने अपनी लाठी टेकते हुए कहा। सुना है मीरा को शहर ले जा रहा है। विधवा औरत और पराया मर्द। कलयुग है भाई, दूसरे ने तंबाकू मलते हुए जवाब दिया। मीरा ने ये बातें सुनी। उसका दिल बैठा जा रहा था। गांव की जुबान बहुत कड़वी होती है, किसी भी हथियार से ज्यादा गहरी चोट देती है। लेकिन जब उसने रिया की तरफ देखा, जो खांस रही थी और अपना सीना पकड़े हुए थी, तो उसने अपना सिर ऊंचा कर लिया। उसकी बेटी की जान से बढ़कर कोई बदनामी नहीं थी। मीरा बाहर निकली। उसने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी थी, हल्के नीले रंग की सूती साड़ी, जो अब धुलाई के कारण फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन साफ थी। रिया ने एक फ्रॉक पहनी थी जो उसे थोड़ी छोटी हो गई थी, और उसने अपने बालों में तेल लगाकर कसकर छोटी गूंथी थी। आर्यन और रोहन भी तैयार थे, हालांकि वे साथ नहीं जा रहे थे। देवी, जो पड़ोस में रहती थी, उन्हें संभालने वाली थी। तैयार हो? विक्रम ने गाड़ी से उतरते हुए पूछा। उसने आज सूट नहीं पहना था, बल्कि एक साधारण कुर्ता पायजामा पहना था, शायद यह दिखाने के लिए कि वह उनमें घुलना मिलना चाहता है। मीरा ने सिर हिलाया। उसने आर्यन और रोहन को गले लगाया। देवी मौसी को तंग मत करना, मैं शाम तक आ जाऊंगी। रिया ने अपने भाइयों को चूमा। रोहन, अपना खाना पूरा खाना, और आर्यन, कुएं के पास मत जाना। चलो। विक्रम ने गाड़ी का दरवाजा खोला। जैसे ही रिया गाड़ी के पास पहुंची, वह ठिठक गई। उसने अपनी जिंदगी में बैलगाड़ी और टूटी फूटी बस के अलावा कुछ नहीं देखा था। यह गाड़ी किसी अंतरिक्ष यान जैसी लग रही थी। ठंडी हवा, एसी का एक झोंका बाहर आया। बैठो,
विक्रम ने नरमी से कहा। रिया ने उसे एक तीखी नजर दी और पिछली सीट पर बैठ गई। मीरा उसके बगल में बैठी। विक्रम ड्राइवर की सीट पर बैठा। सफर खामोशी से शुरू हुआ। बाहर के खेत पीछे छूटते गए। कच्ची सड़क पक्की सड़क में बदल गई। विक्रम बार बार रियर व्यू मिरर शीशे में रिया को देख रहा था। वह खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? विक्रम ने झिझकते हुए पूछा। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वह नहीं बोलेगी, मीरा ने धीमी आवाज में कहा। वह दर्द में भी नहीं रोती, बिल्कुल अपने। मीरा रुक गई। वह कहने वाली थी, बिल्कुल अपने बाप जैसी है, लेकिन उसने बात बदल दी, बिल्कुल सूरज जैसी है। विक्रम ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। फिर से वही नाम, सूरज। शहर पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे, विक्रम ने कहा। वहां मैंने सबसे बड़े अस्पताल में बात कर ली है। मेहता दुनिया के सबसे अच्छे दिल के डॉक्टर हैं। पैसे? रिया ने अचानक पूछा। उसकी आवाज कांच के टुकड़ों जैसी थी। इतने बड़े डॉक्टर के पैसे कौन देगा? विक्रम की नजर शीशे में रिया से मिली। मैं दे रहा हूं। क्यों? रिया ने पूछा। आप हमारे कोई नहीं लगते। आप सिर्फ पुराने दोस्त हैं। कोई दोस्त इतना पैसा खर्च नहीं करता। आपको क्या चाहिए हमसे? क्या आप हमारी जमीन लेना चाहते हैं या मां को? रिया, मीरा चिल्लाई। चुप रहो, मीरा चिल्लाई। नहीं मां, मुझे पूछने दो। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्सा ज्यादा था। दुनिया में कोई भी अमीर आदमी बिना मतलब के गरीबों की मदद नहीं करता। मैंने फिल्मों में देखा है। यह आदमी जरूर कुछ चाहता है, लेकिन पुस्सा में क्या रखात रहे कि बड़ाता हो। विक्रम ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। उसने इंजन बंद नहीं किया, बस एक गहरी सांस ली। वह पीछे मुड़ा। तुम सही हो रिया, विक्रम ने कहा। कोई भी बिना मतलब के कुछ नहीं करता। मेरा भी एक मतलब है। मीरा की सांस अटक गई। वह डर गई कि कहीं विक्रम सच न बोल दे। क्या मतलब? रिया ने चुनौती दी। कर्ज, विक्रम ने झूठ बोला, लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई का वजन था। बहुत साल पहले, जब मैं तुम्हारे जैसा गरीब था, जब मेरे पास खाने को एक दाना नहीं था, तुम्हारी मां और तुम्हारे पिता ने मेरी मदद की थी। उन्होंने मुझे तब सहारा दिया था जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया था। आज मेरे पास जो कुछ भी है, उसी सहारे की बदौलत है। यह पैसा मैं तुम पर एहसान नहीं कर रहा, मैं अपना पुराना कर्ज चुका रहा हूं। मीरा ने विक्रम को देखा। वह हैरान थी कि विक्रम ने कितनी सफाई से झूठ बोला, लेकिन उस झूठ में भी उसने मीरा के स्वाभिमान को बनाए रखा। रिया कुछ देर तक विक्रम को घूरती रही, यह परखने की कोशिश करती रही कि वह सच बोल रहा है या नहीं। फिर वह धीरे से पीछे की सीट पर टिक गई। ठीक है, अगर यह कर्ज है तो हम इसे लेंगे, लेकिन याद रखना, जिस दिन यह कर्ज पूरा हो जाएगा, हम आपको एक पैसा भी ज्यादा नहीं देंगे। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। मंजूर है। गाड़ी फिर से चल पड़ी। शहर का अस्पताल एक विशाल सफेद इमारत थी, जो गांव के किसी भी मंदिर से ऊंची थी। अंदर घुसते ही दवाओं की गंध और लोगों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। लिफ्ट, कांच के दरवाजे, सफेद कपड़ों में दौड़ते डॉक्टर। मीरा और रिया के लिए यह सब किसी दूसरी दुनिया जैसा था। मीरा ने घबराहट में अपनी साड़ी का पल्लू कस लिया। वह सहम गई थी, लेकिन विक्रम यहां का राजा लग रहा था। जैसे ही वे अंदर घुसे, 2 वार्ड बॉय व्हील चेयर लेकर दौड़ते हुए आए। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने विक्रम को देखकर तुरंत डॉक्टर को फोन लगाया। विक्रम जिस तरह से चल रहा था, जिस तरह से आदेश दे रहा था, उससे साफ था कि वह ताकतवर है। मीरा ने महसूस किया कि यह विक्रम वह विक्रम नहीं था जिसे वह जानती थी। यह आदमी एक अजनबी था, लेकिन एक ऐसा अजनबी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। घबराओ मत, विक्रम ने मीरा के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन फिर रुक गया। मैं हूं ना। वे मेहता के केबिन में गए। डॉक्टर एक गंभीर आदमी थे, जिनके बाल सफेद हो चुके थे। उन्होंने रिया की जांच की, स्टेथोस्कोप लगाया, पुरानी पर्चियां देखीं। फिर उन्होंने अपना चश्मा उतारा और विक्रम की तरफ देखा। आप पिता हैं? डॉक्टर ने पूछा। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया ने अपनी नजरें उठा ली। मीरा की धड़कन रुक गई। नहीं, विक्रम ने जल्दी से कहा, हालांकि यह शब्द उसके गले में तेजाब की तरह जला। मैं गार्जियन अभिभावक हूं। पिता का देहांत हो चुका है। डॉक्टर ने सिर हिलाया। देखिए, बात सीधी है। बच्ची के दिल का वाल्व बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। उसका दिल सामान्य से 2 गुना जोर लगा रहा है खून पंप करने के लिए। अगर हमने अगले 48 घंटों में ऑपरेशन नहीं किया तो
डॉक्टर ने वाक्य पूरा नहीं किया, जरूरत भी नहीं थी। मीरा ने अपना मुंह ढक लिया। एक दबी हुई चीख उसके गले से निकली। रिया, जो अभी तक शेरनी बनी हुई थी, अब एक डरी हुई छोटी बच्ची लग रही थी। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। वी ली मीरा। 48 घंटे? विक्रम ने पूछा। इतनी जल्दी? उससे भी पहले हो सकता है, डॉक्टर ने कहा। उसका शरीर जवाब दे रहा है। हमें उसे अभी भर्ती करना होगा। कितना खर्चा आएगा? मीरा ने कांपती आवाज में पूछा। यह सवाल हर गरीब की जुबान पर सबसे पहले आता है, मौत के डर से भी पहले। लगभग 8 लाख रुपये, डॉक्टर ने सपाट लहजे में कहा। मीरा को लगा जैसे छत उस पर गिर गई हो। 8 लाख! अगर वह अपनी चमड़ी भी बेच दे तो भी इतने पैसे नहीं जुटा पाएगी। पैसे की चिंता मत कीजिए डॉक्टर, विक्रम ने अपनी चेकबुक निकाली। आप बस तैयारी कीजिए, मुझे यह बच्ची सही सलामत चाहिए, चाहे जो भी करना पड़े। डॉक्टर ने मंजूरी में सिर हिलाया। ठीक है सिस्टर, इन्हें वार्ड में ले जाओ और इनका ब्लड टेस्ट, खून की जांच कराओ। हमें मैचिंग ब्लड का इंतजाम भी करना होगा। इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, मीरा ने कहा। डॉक्टर रुक गए। ओ नेगेटिव? यह बहुत दुर्लभ रेयर है। हमारे ब्लड बैंक में इसकी कमी रहती है। हमें डोनर रक्तदाता का इंतजाम करना होगा। विक्रम के कान खड़े हो गए। वह जानता था। रिया को वार्ड में ले जाया गया। उसे एक सफेद बिस्तर पर लिटाया गया जिसके आसपास मशीनें थीं। मीरा उसके पास बैठी, उसके बालों को सहला रही थी और मंत्र पढ़ रही थी। विक्रम दरवाजे पर खड़ा था, अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी एक नर्स आई। बच्ची के रिश्तेदारों का ब्लड टेस्ट करना होगा, शायद किसी का खून मैच कर जाए। मीरा उठी। मेरा बी पॉजिटिव है, उसने निराश होकर कहा। सूरज, उसके पिता का ओ नेगेटिव था, लेकिन मैं टेस्ट दूंगा, विक्रम ने आगे बढ़कर कहा। रिया ने बिस्तर से सिर उठाया। आपका खून? क्यों? क्योंकि शायद मेरा खून काम आ जाए, विक्रम ने कहा। इत्तेफाक से मेरा भी ओ नेगेटिव है। इत्तेफाक? दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। नर्स विक्रम को लेकर चली गई। मीरा दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। वह जानती थी कि यह इत्तेफाक नहीं है। वह जानती थी कि अब जो रिपोर्ट आएगी उसमें सिर्फ ब्लड ग्रुप नहीं बल्कि डीएनए की सच्चाई भी छिपी हो सकती है। अगर डॉक्टर ने गहराई से जांच की तो राज खुल जाएगा। आधे घंटे बाद विक्रम वापस आया। उसकी बांह पर एक छोटी सी पट्टी बंधी थी। वह रिया के पास कुर्सी पर बैठ गया। रिया उसे देख रही थी। उसकी आंखों में अब गुस्सा कम और उलझन ज्यादा थी। क्या दर्द हुआ? रिया ने पूछा। उसकी नजर विक्रम की बांह पर थी। थोड़ा सा, विक्रम मुस्कुराया, चींटी के काटने जैसा। रिया ने अपने हाथ की सुई की तरफ देखा। मुझे भी डर लगता है सुई से, लेकिन मां कहती है कि बहादुर बच्चे रोते नहीं। तुम्हारी मां सही कहती हैं, विक्रम ने कहा। तुम बहुत बहादुर हो रिया। मैंने आज तक इतनी बहादुर लड़की नहीं देखी। मेरे पापा भी बहुत बहादुर थे, रिया ने कहा। वह एक बार छत से गिर गए थे, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। क्या आप मेरे पापा को जानते थे? विक्रम का दिल बैठ गया। उसे एक मरे हुए आदमी से मुकाबला करना था, एक ऐसे आदमी से जिसे उसकी बेटी ने भगवान बना रखा था। हां, विक्रम ने झूठ बोला। मैं उन्हें जानता था। वह बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे पता है, रिया ने गर्व से कहा। वह दुनिया के सबसे अच्छे पापा थे। वह मुझे कंधे पर बिठाकर मेला दिखाने ले जाते थे। जब मैं बीमार होती थी तो वह रात भर जागते थे। क्या आप भी कभी रात भर जागे हैं किसी के लिए? विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जी थी, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने पैसों के लिए। उसने कभी किसी के लिए रात नहीं काली की थी। नहीं, विक्रम ने सच कहा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं रिया। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। लेकिन उसने रिया की छोटी सी हथेली की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे हुआ नहीं। लेकिन मैं अब बदलना चाहता हूं। मैं सीखना चाहता हूं कि अच्छा इंसान कैसे बनते हैं। रिया ने उसे गौर से देखा। अगर मेरा ऑपरेशन सफल हुआ और मैं बच गई तो क्या आप मुझे सिखाएंगे कि बड़ी गाड़ी कैसे चलाते हैं? विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। यह पहली बार था जब रिया ने उससे कुछ मांगा था। यह एक छोटी सी शुरुआत थी। हां, विक्रम ने रुंधे गले से कहा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं तुम्हें दुनिया की हर गाड़ी चलाना सिखाऊंगा। मैं तुम्हें हवाई जहाज उड़ाना सिखाऊंगा। तुम बस ठीक हो जाओ। तभी डॉक्टर कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में कुछ रिपोर्ट्स थीं। उनका चेहरा गंभीर था। मिस्टर विक्रम, मिसेज मीरा,
क्या आप दोनों 1 मिनट बाहर आएंगे? मीरा का दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। विक्रम उठा। वे दोनों गलियारे में गए। क्या हुआ डॉक्टर? विक्रम ने पूछा। खून मैच कर गया ना? हाँ, खून मैच कर गया, डॉक्टर ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में एक अजीब सा संदेह था। उन्होंने विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मीरा को। ब्लड ग्रुप बिल्कुल सही मैच हुआ है। इतना सटीक मैच, परफेक्ट मैच, आमतौर पर सिर्फ सगे रिश्तेदारों में देखा जाता है, भाई बहन में या माता पिता और बच्चों में। मीरा ने अपनी सांस रोक ली। विक्रम एकदम स्थिर हो गया। डॉक्टर ने अपना चश्मा ठीक किया। देखिए, यह मेरा काम नहीं है कि मैं आपके निजी मामलों में दखल दूं, लेकिन मेडिकल केस के लिए मुझे पूरा सच पता होना चाहिए। क्या आप? उन्होंने विक्रम की ओर इशारा किया। ईएम कार मोताचारा देख सकती है। क्या आप सच में सिर्फ एक दोस्त हैं? क्योंकि अगर ऑपरेशन के दौरान कोई जेनेटिक अनुवांशिक समस्या आती है तो हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल फादर, जैविक पिता कौन है। यह बच्ची की जान का सवाल है। सन्नाटा। अस्पताल के शोरगुल के बीच विक्रम और मीरा के बीच एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। विक्रम ने मीरा की तरफ देखा। मीरा की आंखों में डर था। वह कह रही थी, मत बताओ, रिया सुन लेगी, वह नफरत करेगी। लेकिन डॉक्टर इंतजार कर रहे थे और अंदर रिया अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी। विक्रम ने एक फैसला लिया। उसने डॉक्टर की आंखों में सीधे देखा। डॉक्टर। विक्रम ने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। अस्पताल के गलियारे में सन्नाटा था। सिर्फ दूर कहीं किसी मशीन के बीप करने की आवाज आ रही थी। डॉक्टर मेहता और मीरा दोनों उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। एक झूठ रिया की जान खतरे में डाल सकता था और एक सच मीरा की दुनिया उजाड़ सकता था। विक्रम ने अपनी आंखें खोलीं। उसने डॉक्टर की आंखों में सीधे देखा और धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, डॉक्टर, मेडिकल रिकॉर्ड के लिए मैं ही उसका पिता हूं, बायोलॉजिकल फादर। मीरा ने एक गहरी सांस छोड़ी, जैसे वह पानी के अंदर सांस रोके हुए थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन राहत भी थी। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया। गनीमत थी कि गलियारा खाली था। डॉक्टर मेहता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उन्होंने अपने पेशे में ऐसे कई राज देखे थे। ठीक है, डॉक्टर ने अपनी फाइल में कुछ नोट किया। यह जानकारी सिर्फ हमारे और मेडिकल टीम के बीच रहेगी। बच्ची को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन यह अच्छा है कि आपने बता दिया। इससे हमें अगर ट्रांसप्लांट या किसी और गंभीर प्रक्रिया की जरूरत पड़ी तो आसानी होगी। मूव इज द प्लाक अंतान। डॉक्टर मुड़े और ऑपरेशन थिएटर ऑट की तरफ चले गए। विक्रम और मीरा अकेले रह गए। तुमने जोखिम लिया, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। अगर रिया ने सुन लिया होता तो मैं उसकी जान के साथ जुआ नहीं खेल सकता था, मीरा। विक्रम ने कहा, झूठ बोलकर मैं उसे नहीं खो सकता। मैंने उसे पाने के लिए 15 साल इंतजार नहीं किया है। तभी एक नर्स आई। बच्ची को ओटी में ले जा रहे हैं, आप लोग मिल लीजिए। शायद। नर्स रुकी। शायद उसे हौसले की जरूरत हो। विक्रम और मीरा दौड़कर अंदर गए। रिया को एक स्ट्रेचर पर लिटाया जा चुका था। उसे हल्के हरे रंग का अस्पताल का गाउन पहनाया गया था। वह बहुत छोटी और कमजोर लग रही थी। उसके बालों से तेल की वह महक आ रही थी जो मीरा लगाती थी। मीरा ने रिया का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके माथे को चूमा। डरो मत मेरी गुड़िया, यह बस एक छोटी सी नींद होगी। जब तुम जागोगी तो तुम्हारा दिल बिल्कुल ठीक हो चुका होगा। रिया ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। मां, अगर मैं वापस ना आऊं तो? ऐसा मत बोलो। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। खबरदार, जो ऐसी बात मुंह से निकाली। तुम वापस आओगी, तुम्हें आना ही होगा, अपने भाइयों के लिए, मेरे लिए। रिया ने अपनी नजर घुमाई और विक्रम को देखा। विक्रम दरवाजे के पास खड़ा था, जैसे उसे पास आने की इजाजत न हो। अंकल, रिया ने कमजोर आवाज में बुलाया। विक्रम का दिल पिघल गया। वह दौड़कर उसके पास गया। हां बेटा, आपने वादा किया था, रिया ने कहा। गाड़ी चलाना सिखाएंगे? वादा। विक्रम ने उसका छोटा सा हाथ अपने बड़े हाथ में लिया। सिर्फ गाड़ी नहीं, मैं तुम्हें दुनिया घुमाऊंगा। हम डिज्नीलैंड जाएंगे, हम पहाड़ देखेंगे। तुम बस जल्दी ठीक हो जाओ। रिया ने हल्का सा सिर हिलाया। अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या आप मां और मेरे भाइयों का ख्याल रखेंगे? क्या आप मेरा कर्ज चुकाएंगे? विक्रम की आंखों से आंसू टपक कर रिया के हाथ पर गिरे। तुम्हें कुछ नहीं होगा और मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं यहीं रहूंगा, इसी दरवाजे के बाहर, जब तक तुम बाहर नहीं आती। वार्ड बॉय ने स्ट्रेचर को धक्का दिया।
पहियों की गड़गड़ाहट गूंजी। रिया को 2 बड़े दरवाजों के पीछे ले जाया गया। ऊपर लाल बत्ती जल गई। ऑपरेशन शुरू हो चुका था। अगले 4 घंटे विक्रम की जिंदगी के सबसे लंबे घंटे थे। वेटिंग रूम में बहुत से लोग थे। कुछ रो रहे थे, कुछ फोन पर बात कर रहे थे, कुछ बस शून्य में घूर रहे थे। अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां अमीर और गरीब का भेद मिट जाता है। दर्द सबको बराबर कर देता है। मीरा एक कोने में जमीन पर बैठी थी। उसके हाथ जुड़े हुए थे और होंठ लगातार हिल रहे थे। हनुमान चालीसा। वह संकट मोचन को याद कर रही थी। विक्रम कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसे चैन नहीं था। वह उठता, टहलता, फिर बैठ जाता। उसके पास अरबों रुपये थे। वह एक इशारे पर बड़ी बड़ी इमारतें खरीद सकता था। लेकिन यहां इस कमरे में उसका पैसा रद्दी कागज के बराबर था। वह 1 सेकंड भी नहीं खरीद सकता था। वह मीरा के पास गया और उसके बगल में जमीन पर बैठ गया। उसे कुर्सी पर बैठना अपराध जैसा लग रहा था जब मीरा जमीन पर थी। वह ठीक हो जाएगी, विक्रम ने कहा, खुद को तसल्ली देते हुए। मीरा ने अपनी आंखें खोलीं। वे लाल थीं। जानते हो विक्रम, मीरा ने भारी आवाज में कहा, जब वह पैदा हुई थी तो वह नीली पड़ गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि वह रात नहीं निकाल पाएगी, लेकिन वह लड़ी। वह अपनी पहली सांस के लिए लड़ी। वह तब से लड़ रही है। उसने कभी हार नहीं मानी। लड़ी एम सेंच पार, नबी एम सेंच पार। वह मेरी बेटी है, विक्रम ने गर्व और दुख के मिश्रण के साथ कहा। हार कैसे मान सकती है? नहीं, मीरा ने उसे टोका। वह सिर्फ तुम्हारे खून की वजह से नहीं लड़ रही। वह इसलिए लड़ रही है क्योंकि सूरज ने उसे लड़ना सिखाया था। फिर से सूरज। विक्रम को लगा जैसे कोई उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहा हो। बताओ मुझे उसके बारे में, विक्रम ने कहा। उसे यह सुनना था, उसे यह जहर पीना था। कैसा था वह? मीरा की नजरें दूर कहीं अतीत में खो गईं। एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आई। वह सांवला था, लंबा था और उसके हाथों में हमेशा सीमेंट लगा रहता था। मीरा ने बताया, जब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं और तुम चले गए हो, मैं टूट गई थी। मैंने कुएं में कूदने की कोशिश की थी। विक्रम का शरीर सिहर उठा। क्या? हां, मैं मरना चाहती थी, लेकिन सूरज ने मुझे रोक लिया। वह वहां पानी भरने आया था। उसने मुझे डांटा नहीं। उसने बस इतना कहा, बहन, जान देने से समस्या खत्म नहीं होती, बस एक और पाप चढ़ जाता है। मीरा की आवाज कांपने लगी। बाद में जब मेरा पेट दिखने लगा और गांव वाले बातें बनाने लगे तो सूरज ने मेरा हाथ थामा। उसने कहा, मैं इससे शादी करूंगा। वह जानता था कि बच्चा उसका नहीं है। वह जानता था कि मैं उससे प्यार नहीं करती। फिर भी उसने मुझे अपनी छत दी, अपना नाम दिया। विक्रम ने अपना सिर झुका लिया शर्म से। वह मुझसे बहुत बड़ा आदमी था। हां, वह था, मीरा ने कहा। जब रिया बड़ी हुई तो सूरज उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर पूरा गांव घुमाता था। रिया उसे घोड़ा बनाती थी और उसकी पीठ पर चढ़ जाती थी। सूरज कभी थकता नहीं था। वह कहता था, यह मेरी राजकुमारी है। उसने कभी एक बार भी मुझे यह महसूस नहीं होने दिया कि रिया उसकी नहीं है। विक्रम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने दौलत कमाई थी, लेकिन सूरज ने जिंदगी कमाई थी। अचानक ओटी का दरवाजा खुला। एक नर्स बाहर भागी। उसका एप्रन खून से सना हुआ था। मीरा और विक्रम दोनों उछलकर खड़े हो गए। क्या हुआ? विक्रम चिल्लाया। ब्लड, नर्स ने हांफते हुए कहा। कॉम्प्लिकेशन, जटिलता हो गई है। खून बहुत बह रहा है। वाल्व बदलते समय एक नस फट गई। हमें अभी और खून चाहिए। ब्लड बैंक से आने में देर हो रही है। मेरा ले लो। विक्रम ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई। मैं तैयार हूं। मेरा ग्रुप मैच करता है। जल्दी आइए। विक्रम नर्स के पीछे भागा। मीरा वहीं खड़ी रह गई, थर थर कांपती हुई। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। उसके बाप के पापों की सजा उसे मत देना। ब्लड डोनेशन रूम में विक्रम एक कुर्सी पर लेटा था। उसके हाथ में एक मोटी सुई लगी थी। खून एक थैली में जमा हो रहा था, गाढ़ा लाल खून। विक्रम उस थैली को देख रहा था। यह वही खून था जो उसने 15 साल पहले नकार दिया था। आज वही खून उसकी बेटी की जान बचाने के लिए उसकी नसों से निकल रहा था। उसे कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे उसका पाप धुल रहा हो। और ले लो, उसने डॉक्टर से कहा। जितना चाहिए ले लो, बस उसे बचा लो। शांत रहिए मिस्टर विक्रम, डॉक्टर ने कहा। हम जितना ले सकते हैं ले रहे हैं। ज्यादा लेने से आप बेहोश हो जाएंगे। मुझे परवाह नहीं है। अगर मेरी जान लेकर उसकी जान बचती है तो ले लो। आधा घंटा बाद विक्रम लड़खड़ाते हुए बाहर आया।
उसे जूस का एक डिब्बा दिया गया था, लेकिन उसने उसे फेंक दिया। वह वापस ओटी के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। समय रेंग रहा था। 5 घंटे, 6 घंटे। मीरा अब रो नहीं रही थी, वह पत्थर बन गई थी। विक्रम उसके पास बैठा था, उसका हाथ अपने हाथ में लिए। 15 साल में पहली बार मीरा ने अपना हाथ नहीं खींचा। दुख ने उन्हें फिर से जोड़ दिया था। आखिरकार लाल बत्ती बुझ गई। डॉक्टर मेहता बाहर आए। उन्होंने अपना मास्क हटाया। उनके चेहरे पर थकान थी, पसीना था। विक्रम और मीरा सांस रोक कर खड़े हो गए। यह वह पल था जो तय करेगा कि वे जिएंगे या मरेंगे। ऑपरेशन। डॉक्टर ने एक लंबी सांस ली। सफल रहा। मीरा वहीं फर्श पर गिर पड़ी, रोते हुए, हंसते हुए। धन्यवाद, धन्यवाद। विक्रम ने दीवार का सहारा लिया। उसके घुटने कांप रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने अपनी बात जारी रखी। अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल, नाजुक हैं। उसका दिल बहुत कमजोर है। उसे आईसीयू में ऑब्जर्वेशन, निगरानी में रखा जाएगा। अगर वह कल सुबह तक होश में आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि खतरा टल गया। क्या हम उसे देख सकते हैं? विक्रम ने पूछा। अभी नहीं, उसे संक्रमण, इन्फेक्शन का खतरा है। आप कांच के बाहर से देख सकते हैं। वे दोनों आईसीयू के कांच के सामने खड़े थे। अंदर रिया मशीनों और तारों के जाल में उलझी हुई थी। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क था। मॉनिटर पर एक हरी लकीर ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी धड़कन धक धक धक। विक्रम ने अपना हाथ कांच पर रखा। मैं यहीं हूं, रिया, उसने मन ही मन कहा। तुम्हारा यह बुरा दोस्त यहीं है। रात गहरी हो गई थी। विक्रम ने मीरा को जबरदस्ती कुछ खिलाया और उसे बेंच पर लेटने को कहा। मीरा थककर चूर हो चुकी थी। वह तुरंत सो गई। विक्रम जागता रहा। वह आईसीयू के बाहर पहरेदार की तरह टहलता रहा। सुबह के 4 बज रहे थे। अस्पताल शांत था। तभी विक्रम ने देखा कि एक छाया गलियारे में आ रही है। वह देवी थी। साथ में आर्यन और रोहन थे। वे नींद में थे, अपनी आंखों को मल रहे थे। देवी? विक्रम हैरान था। तुम बच्चों को यहां क्यों लाई? देवी का चेहरा उतरा हुआ था। वे रो रहे थे। वे अपनी दीदी के बिना नहीं सो रहे थे। और देवी ने एक कागज का टुकड़ा अपनी जेब से निकाला। वह बहुत पुराना और मुड़ा हुआ कागज था, और मुझे लगा कि अब तुम्हें यह पढ़ने की जरूरत है। देवी ने वह कागज विक्रम की तरफ बढ़ाया। यह क्या है? यह सूरज भैया का खत है, देवी ने कहा। उन्होंने मरने से पहले लिखा था। उन्होंने कहा था कि अगर कभी उस बच्चे का असली बाप वापस आए तो उसे यह दे देना। विक्रम के हाथ कांपने लगे। एक मरे हुए आदमी का खत। इसमें क्या लिखा है? पढ़ लो, देवी ने कहा। शायद तुम्हें समझ आ जाए कि पिता होना क्या होता है। विक्रम ने वह कागज खोला। लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे किसी अनपढ़ आदमी ने बहुत मुश्किल से लिखा हो। प्रिय बाबूजी, मैं आपको नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूं कि आप मीरा जी के पति थे। अगर आप यह पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप वापस आ गए हैं। बहुत अच्छी बात है। पूछनी बात पुरती आप कारी, पुरती आप काटी है। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा। इंसान से गलती होती है, लेकिन मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं जो मीरा जी ने दुनिया से छुपाया है। शायद उन्होंने आपको भी नहीं बताया होगा। रिया आपकी बेटी है, यह तो आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन आर्यन और रोहन। विक्रम की नजरें शब्दों पर अटक गईं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। लोग सोचते हैं कि आर्यन और रोहन मेरे बच्चे हैं। मीरा जी ने भी यही झूठ बोला है ताकि बच्चों को एक नाम मिले। लेकिन सच यह है बाबूजी कि हमारे शादी के बाद कभी हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं बना। मीरा जी अपने दिल में सिर्फ आपको बसाए थीं। उन्होंने मुझे देवता माना, पति नहीं। आर्यन और रोहन भी आपके ही खून हैं। डॉक्टर ने कहा था कि यह एक चमत्कार है या विज्ञान का कोई अजीब खेल, लेकिन वह दोनों भी आपकी निशानी हैं। विक्रम को चक्कर आने लगा। वह दीवार के सहारे खड़ा हो गया। 3 बच्चे, तीनों उसके। कैसे? विक्रम का दिमाग सुन्न हो गया। मीरा ने कहा था कि वह उसके जाने के 14 साल बाद पैदा हुए थे। यह कैसे मुमकिन है? उसने आगे पढ़ा। आपको याद है, जाने से पहले आप दोनों शहर के उस बड़े अस्पताल गए थे जहां आपने अपना कुछ जमा करवाया था, I.V.F के लिए। मीरा जी ने अपनी बची हुई उम्मीदों को वहां संजो कर रखा था। जब मैं बीमार पड़ा और मुझे लगा कि मैं नहीं बचूंगा, तो मैंने ही मीरा जी को कसम दी थी कि वह आपके उस अंश को इस्तेमाल करें ताकि मेरे जाने के बाद वह अकेली न रह जाएं। विक्रम के हाथों से कागज छूटकर गिर गया। उसे याद आया, 15 साल पहले वह एक फर्टिलिटी क्लिनिक गए थे क्योंकि डॉक्टर ने कहा था
कि उन्हें कंसीव गर्भधारण करने में दिक्कत हो सकती है। उन्होंने वहां सैंपल स्टोर करवाए थे। उसने सोचा था कि वह अध्याय बंद हो चुका है, लेकिन मीरा और सूरज, उसने उन दो छोटे लड़कों आर्यन और रोहन को देखा जो बेंच पर सो रहे थे। वे सूरज के बच्चे नहीं थे, वे उसके थे। और सूरज, वह आदमी इतना महान था कि उसने अपनी मर्दानगी, अपने अहंकार को किनारे रखकर विक्रम के बच्चों को अपना नाम दिया, सिर्फ इसलिए ताकि मीरा को मातृत्व का सुख मिल सके। विक्रम घुटनों के बल गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। अस्पताल के उस ठंडे फर्श पर एक अरबपति अपनी सारी दौलत के साथ दुनिया का सबसे गरीब और सबसे पापी इंसान महसूस कर रहा था। अस्पताल की वह रात कभी खत्म होती नहीं लग रही थी। विक्रम अभी भी फर्श पर बैठा था। उसके हाथ में वह कागज का टुकड़ा था जो देवी ने उसे दिया था। सूरज का खत, वह खत जो एक मरे हुए आदमी की वसीयत नहीं बल्कि उसके महान चरित्र का प्रमाण था। मीरा की आंख लग गई थी, लेकिन विक्रम की सिसकियों की आवाज ने उसे चौंका दिया। वह हड़बड़ाकर उठी। उसने देखा कि विक्रम एक बच्चे की तरह रो रहा है। उसका सिर घुटनों में छिपा हुआ है। विक्रम! मीरा उसके पास दौड़ी। क्या हुआ? डॉक्टर ने कुछ कहा? रिया ठीक तो है? विक्रम ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसने कांपते हाथों से वह खत मीरा की तरफ बढ़ा दिया। मीरा ने उस कागज को देखा। उसने तुरंत पहचान लिया। सूरज की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट, वह लिखावट जिसे सूरज ने बहुत मेहनत से सीखा था ताकि वह बच्चों को पढ़ा सके। तुम्हें यह किसने दिया? मीरा की सांस अटक गई। देवी ने, विक्रम ने टूटते हुए स्वर में कहा। मीरा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या? कि आर्यन और रोहन भी, कि वे तीनों मेरे हैं। मीरा वहीं जम गई। उसका सबसे गहरा राज, जिसे उसने अपनी आत्मा की गहराइयों में दफन कर दिया था, अब खुले आसमान के नीचे था। बताओ मीरा! विक्रम चिल्लाया नहीं बल्कि गिड़गिड़ाया। यह कैसे संभव है? मैं तो चला गया था, फिर वे दोनों। मीरा ने अपनी नजरें झुका लीं। याद है विक्रम, जाने से पहले हम शहर के उस बड़े अस्पताल गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि शायद भविष्य में हमें संतान सुख में दिक्कत हो, इसलिए हमने सैंपल अंश सुरक्षित रखवाए थे। विक्रम ने वाक्य पूरा किया। उसे याद आ गया, वह सब विज्ञान, वह सब प्रक्रियाएं। उस वक्त उसे वह सब बहुत जरूरी लगा था। जब तुम चले गए, मीरा ने सिसकते हुए कहा, और जब मैंने रिया को जन्म दिया, मुझे लगा कि अब मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं बचा। लेकिन फिर कुछ साल बाद जब सूरज मेरी जिंदगी में आया, जब उसने मुझे संभाला, उसने देखा कि मैं अभी भी अधूरी हूं। मैं मां बनना चाहती थी, लेकिन मेरा दिल किसी और पुरुष को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मीरा रुकी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ा। सूरज ने खुद कहा था, विक्रम, उसने कहा था, मीरा, अगर तुम मां बनना चाहती हो तो उसी अस्पताल जाओ। उस आदमी का अंश वहां है, उसे इस्तेमाल करो। विक्रम को लगा जैसे आसमान फट गया हो। उसने यह कहा। हां, मीरा रो पड़ी। उसने कहा कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खून किसका है। वह उन्हें अपना नाम देगा, वह उन्हें अपना प्यार देगा। और उसने दिया। विक्रम, उसने आर्यन और रोहन को अपनी बाहों में ऐसे खिलाया जैसे वे उसकी अपनी जान हो। उसने कभी एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि वह किसी और के बच्चों को पाल रहा है। विक्रम ने बेंच पर सो रहे आर्यन और रोहन को देखा। वे उसके बच्चे थे, उसका खून, उसकी नाक, उसकी आंखें, और वह अनजान बनकर उनके पास बैठा था। मैं कितना छोटा आदमी हूं, मीरा, विक्रम ने कहा। मैं अपनी दौलत के गुमान में था। मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं। लेकिन सूरज, वह बिना पैसे के भी मुझसे कितना अमीर था। उसने मेरे बच्चों को बाप का प्यार दिया, जबकि मैं अपनी जिंदगी बनाने में व्यस्त था। वह देवता था, मीरा ने धीरे से कहा। और तुम बस एक इंसान हो। विक्रम उठा और सो रहे बच्चों के पास गया। उसने आर्यन के बालों को धीरे से सहलाया। फिर उसने रोहन के छोटे से हाथ को चूमा। एक अजीब सी बिजली उसके बदन में दौड़ गई। यह पितृत्व का एहसास था, 15 साल की देरी से आया हुआ, लेकिन सच्चा। मैं कसम खाता हूं, विक्रम ने सोते हुए बच्चों से कहा, मैं सूरज की जगह कभी नहीं ले सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा कि मैं उसके बलिदान के लायक बन सकूं। तभी आईसीयू का दरवाजा खुला। एक नर्स बाहर आई। मिस्टर विक्रम, मिसेज मीरा। दोनों का दिल धक से रह गया। क्या हुआ? मीरा ने पूछा। बच्ची को होश आ रहा है, नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा। वह हिल रही है। आप लोग मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। और प्लीज,
उसे रोकर परेशान मत कीजिएगा। मीरा ने अपने आंसू पोंछे। उसने अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। विक्रम ने भी अपनी शर्ट ठीक की। उसे मजबूत दिखना था। वे अंदर गए। आईसीयू में मशीनों की आवाज थी, बीप बीप बीप। रिया की आंखें आधी खुली थीं। वह छत को घूर रही थी। उसे अभी भी नशा था, लेकिन वह जाग रही थी। रिया, मीरा ने उसके कान के पास फुसफुसाया। मेरी जान, मां यहां है। रिया ने अपनी पुतलियां घुमाईं। उसने अपनी मां को देखा। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं आई। उसने पानी मांगा। नर्स ने रुई से उसके होठों को गीला किया। मां, रिया की आवाज बहुत कमजोर थी। क्या मैं मर गई? मीरा हंसी, आंसुओं के बीच। नहीं पगली, तुम जिंदा हो। तुम बिल्कुल ठीक हो। देखो, तुम्हारा दिल धड़क रहा है। रिया ने अपनी छाती पर हाथ रखा। वहां एक बड़ी पट्टी बंधी थी। उसे दर्द हो रहा था, लेकिन वह जिंदा थी। फिर उसकी नजर दूसरी तरफ गई। विक्रम वहां खड़ा था, बिस्तर के पायदान के पास। उसके हाथ पीछे बंधे थे, जैसे कोई अपराधी खड़ा हो। अंकल, रिया ने कहा। विक्रम आगे बढ़ा। हां बेटा, आप गए नहीं कि आप पा रहा? नहीं, विक्रम ने कहा। मैंने कहा था ना, मैं यहीं दरवाजे के बाहर खड़ा रहूंगा। रिया ने उसे गौर से देखा। एनेस्थीसिया, बेहोशी की दवा के असर में उसका दिमाग थोड़ा धुंधला था, लेकिन उसकी यादें साफ थीं। मेरे सपने में, रिया ने धीरे धीरे कहा, मेरे सपने में पापा आए थे, सूरज पापा। मीरा और विक्रम दोनों चुप हो गए। उन्होंने कहा, रिया ने अपनी आंखें मूंद लीं। उन्होंने कहा कि अब मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम अच्छे हो। विक्रम का गला भर आया। मरने के बाद भी सूरज उसकी मदद कर रहा था। मरने के बाद भी वह अपनी बेटी को सही रास्ता दिखा रहा था। वह सही कह रहे थे। विक्रम ने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं रिया, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं। क्या आप सच में मुझे गाड़ी चलाना सिखाएंगे? रिया ने फिर पूछा। यह शायद उसका तरीका था, यह परखने का कि क्या विक्रम रुकने वाला है। हां, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे बड़ी गाड़ी, और हम आइसक्रीम खाने भी जाएंगे, और आर्यन और रोहन को भी ले जाएंगे। रिया ने हल्का सा सिर हिलाया। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। वह सो गई, लेकिन इस बार यह सुकून की नींद थी। विक्रम और मीरा बाहर आए। सुबह हो चुकी थी। अस्पताल की खिड़की से सूरज की पहली किरण आ रही थी। एक नई सुबह। वह बच गई, मीरा ने कहा। वह बच गई। विक्रम ने मीरा की तरफ देखा। अब हमें बाकी दोनों को भी बताना होगा, और रिया को भी, पूरा सच। अभी नहीं, मीरा घबरा गई। अभी वह बहुत कमजोर है। नहीं मीरा, और झूठ नहीं, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। मैंने सूरज के खत में पढ़ा। उसने लिखा था कि सच ही तुम्हें आजाद करेगा। हम बच्चों से और झूठ नहीं बोल सकते। आर्यन और रोहन को जानने का हक है। तभी आर्यन और रोहन जाग गए। वे अपनी आंखें मलते हुए आए। देवी भी उनके साथ थी। दीदी कैसी है? आर्यन ने पूछा। दीदी ठीक है, विक्रम ने घुटनों के बल बैठकर कहा। दीदी बहुत बहादुर है। आर्यन ने विक्रम को देखा। अंकल, आप क्यों रो रहे हैं? विक्रम ने अपनी आंखें पोंछीं। क्योंकि मैं खुश हूं। आर्यन, रोहन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मीरा ने रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसे इशारे से मना कर दिया। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? विक्रम ने पूछा। आप अमीर अंकल हैं, रोहन ने कहा। मां के दोस्त। मैं दोस्त से थोड़ा ज्यादा हूं, विक्रम ने कहा। बहुत साल पहले मैं और तुम्हारी मां एक परिवार थे। मैं तुम्हारा पिता हूं। गलियारे में सन्नाटा छा गया। देवी ने अपनी सांस रोक ली। आर्यन, जो समझदार था, पीछे हट गया। नहीं, हमारे पापा मर गए हैं। सूरज पापा? हां, विक्रम ने जल्दी से कहा। सूरज ही तुम्हारे पापा हैं। उन्होंने तुम्हें पाला है। उन्होंने तुम्हें चलना सिखाया है। वही तुम्हारे असली हीरो हैं। मैं बस वह आदमी हूं जिसने तुम्हें जन्म दिया। मैं बायोलॉजिकल फादर हूं। बच्चे उसे समझ नहीं पा रहे थे। यह बहुत जटिल था। तो आप क्या चाहते हैं? आर्यन ने पूछा। सुरक्षात्मक होकर रोहन के सामने खड़ा हो गया। क्या आप हमें ले जाने आए हैं? नहीं, विक्रम ने हाथ जोड़ लिए। मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाऊंगा। यह तुम्हारा घर है। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हारा दोस्त बनकर, अगर तुम मुझे रहने दोगे। रोहन ने अपनी मां की तरफ देखा। मां, क्या यह सच बोल रहे हैं? मीरा ने सिर हिलाया, आंसू बहते हुए। हां बेटा, यह सच है। रोहन, जो अभी बहुत छोटा और मासूम था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने विक्रम के कुर्ते को छुआ। अगर आप पापा हैं, तो क्या आप भी हमें छोड़कर चले जाएंगे?
जैसे सूरज पापा चले गए? यह सवाल किसी तीर से कम नहीं था। विक्रम ने रोहन को अपनी बाहों में भर लिया। उसने उसे इतना कसकर गले लगाया कि दोनों की सांसें एक हो गईं। नहीं, विक्रम ने रोते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं सूरज पापा की तरह आसमान में नहीं जाऊंगा, और मैं 15 साल पहले की तरह शहर भी नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारे पास। आर्यन अभी भी दूर खड़ा था। उसे वक्त लगेगा। विक्रम जानता था, विश्वास एक दिन में नहीं बनता, खासकर जब वह 15 साल पहले तोड़ा गया हो। देवी पास आई। उसने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। सूरज भैया यही चाहते थे, उसने कहा। उन्होंने मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि एक दिन तुम आओगे, और जब तुम आओगे तो मुझे तुम्हें रोकना नहीं चाहिए। विक्रम खड़ा हुआ। उसने देवी को देखा। धन्यवाद देवी, अगर तुम न होती तो शायद मैं आज भी अंधेरे में होता। अब आगे क्या? मीरा ने पूछा। अब हम घर जाएंगे, विक्रम ने कहा। जैसे ही रिया ठीक होगी हम घर जाएंगे। उस कच्चे मकान में। मैं कोई महल नहीं बनाऊंगा, मैं उसी घर को ठीक करूंगा, क्योंकि वह घर सूरज ने बनाया था, और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे उसी छत के नीचे बड़े हों जहां उन्होंने प्यार सीखा है। 1 हफ्ते बाद रिया को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। विक्रम ने एक बड़ी एम्बुलेंस का इंतजाम किया था ताकि रिया को आराम से ले जाया जा सके। जब वे गांव पहुंचे तो पूरा गांव इकट्ठा था, लेकिन इस बार कोई ताना नहीं मार रहा था। सबकी आंखों में एक सवाल था और थोड़ा सा सम्मान भी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि विक्रम ने अपनी बेटी को बचाने के लिए क्या किया था। विक्रम ने रिया को गोद में उठाया और घर के अंदर ले गया। आर्यन और रोहन पीछे पीछे दौड़ रहे थे। घर वैसा ही था, लेकिन कुछ बदल गया था। हवा में अब वह भारीपन नहीं था। शाम को जब बच्चे सो गए, विक्रम और मीरा आंगन में बैठे। ऊपर वही तारे थे, वही चांद था, लेकिन उनके बीच की खामोशी अब अलग थी। तुम सच में यहीं रहोगे? मीरा ने पूछा। अपना कारोबार, अपना शहर छोड़कर? मैंने अपना कारोबार अपने मैनेजर को सौंप दिया है, विक्रम ने कहा। मुझे यहां रहना है मीरा, मुझे सीखना है। क्या सीखना है? पिता बनना, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। सूरज ने बहुत ऊंचा पैमाना, स्टैंडर्ड सेट किया है। मुझे वहां तक पहुंचने में पूरी जिंदगी लग जाएगी। मीरा ने अपना हाथ विक्रम के हाथ पर रख दिया। 15 साल बाद यह पहला स्पर्श था जिसमें कड़वाहट नहीं थी। तुम्हें पता है, मीरा ने कहा, सूरज हमेशा कहता था कि हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। शायद यह तुम्हारा दूसरा मौका है। विक्रम ने आसमान की तरफ देखा। एक तारा बहुत चमक रहा था। शुक्रिया दोस्त, उसने मन ही मन सूरज से कहा। मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगा, मैं वादा करता हूं। तभी अंदर से रिया की आवाज आई, अंकल पानी। विक्रम तुरंत खड़ा हो गया। आया बेटा। वह दौड़ा। कोई नौकर नहीं, कोई मैनेजर नहीं, वह खुद पानी लेकर गया। मीरा उसे जाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर एक सुकून था। उसका परिवार पूरा हो गया था। शायद उस तरह से नहीं जैसा उसने सोचा था, लेकिन उस तरह से जैसा शायद किस्मत ने लिखा था। विक्रम ने 15 साल गंवाए, लेकिन उसने अपनी बाकी की जिंदगी पाली। उसे यह समझ आ गया कि दौलत से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। आप मकान खरीद सकते हैं, घर नहीं। और आप बाप कहलाने का हक खरीद सकते हैं, लेकिन बाप होने का सम्मान नहीं। इस कहानी ने हमें सिखाया कि खून के रिश्ते से बड़ा दिल का रिश्ता होता है। सूरज, जिसने बिना खून के रिश्ते के भी पिता का धर्म निभाया, वह असली हीरो था। और विक्रम, जिसने अपनी गलती मानी और प्रायश्चित किया, उसने साबित किया कि वापस लौटने के लिए कभी देर नहीं होती। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जिससे आप दूर हो गए हैं, कोई ऐसा रिश्ता जिसे आपने अहंकार में छोड़ दिया है, तो आज ही फोन उठाइए, बात कीजिए, वापस लौटिए, क्योंकि कल का सूरज निकलेगा या नहीं, यह कोई नहीं जानता।